आईसीटी परमिशन देती है, वो रेगुलर कोर्स को परमिशन देती है। फील्ड में है ना, मतलब कई सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट जॉब है तो मतलब 4 साल में हो सकती है। और भी इंजीनियरिंग के आज से पहले जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज फिर हम आए हैं संजीव जी के पास और आज एक नई टेक्निक के बारे में जानकारी लेने। आज जानकारी लेंगे बीटेक के बारे में। बीटेक कैसे कर सकते हैं, कौन कौन बच्चे कर सकते हैं उसको, और उसमें क्या क्या ब्रांच होती है। तो आइए बात करते हैं संजीव जी से। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आज आप बताइए कि बीटेक क्या है और इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, बीटेक जो होता है ना, बीटेक एक इंजीनियरिंग का कोर्स है। बीटेक की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक हो या बीई हो, बीई को बोलते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बीटेक और बीई सेम होते हैं। तो इसमें ये कितने साल का कोर्स होता है सर? बीटेक जो कोर्स होता है ये 4 साल का कोर्स होता है सर। ये 4 साल का होता है। इसको मतलब कि 10वीं के बाद कर सकते हैं, 12वीं के बाद, या पॉलिटेक्निक के बाद कर सकते हैं? देखो, 10वीं के बाद अगर आप करना चाहते हो तो आप आईटीआई कर सकते हो और पॉलिटेक्निक कर सकते हो। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, इसके लिए आपको +2 नॉन मेडिकल से होना चाहिए और इसके अंदर 45% नंबर की एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास +2 नॉन मेडिकल से पीसीएम में 45% नंबर है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। तो बीटेक की ये अप्रूवल कहाँ से मिलती है? तो बीटेक क्या होता है? बीटेक एक टेक्निकल कोर्स है। टेक्निकल कोर्स को कराने के लिए ना एआईसीटी परमिशन देती है। जितने भी इंजीनियरिंग के कॉलेज होंगे सारे के सारे कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड होने चाहिए। एआईसीटी की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो इसमें कौन कौन सी ब्रांच होती है, किस तरह से बच्चे कर सकते हैं, कैसे उस फील्ड में जा सकते हैं? इंजीनियरिंग की जो ब्रांच होती है ना, इंजीनियरिंग के अंदर हर मतलब जैसे कि एक आईटी ब्रांच होती है। आईटी में होता है सॉफ्टवेयर का काम, एक होती है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों का होता है। अच्छा, उसके बाद एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक ब्रांच होती है सिविल इंजीनियरिंग, एक ब्रांच होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक ब्रांच होती है फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। आजकल फूड टेक्नोलॉजी में भी कराने लगे। केमिकल इंजीनियरिंग भी होती है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी होती है और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग भी। बहुत सारी ब्रांच है इंजीनियरिंग की। तो इतनी सारी इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है। अच्छा, ये बताइए कि आप मतलब कि ये डिस्टेंस से भी होती है या रेगुलर ही करनी पड़ती है? देखो, इंजीनियरिंग का जो कोर्स है ना, जो बीटेक का कोर्स है, बीटेक का कोर्स होता है रेगुलर में। जो एआईसीटी परमिशन देती है वो रेगुलर कोर्स को परमिशन देती है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज क्या है, जिससे कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो कई कॉलेजों की है ना रेगुलर की सीटें नहीं भरती। तो वो क्या करते हैं, जो बच्चे कई बार जो जॉब कर रहे हैं, किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब लगे हुए हैं, तो उनका भी वो एडमिशन कर देते हैं। लेकिन कोर्स रेगुलर ही होता है, उसकी अटेंडेंस वगैरह है ना वो कॉलेज वाले अपने लेवल पे पूरी कर देते हैं। ऐसे कई कॉलेज हैं जो इस तरीके से कराते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग डिस्टेंस से नहीं होती। अगर कोई आपको ये बोले कि जी आपको इंजीनियरिंग में डिस्टेंस से करा रहा हूँ या पार्ट टाइम करा रहा हूँ, तो डिस्टेंस से अगर कराना चाहे तो वो नहीं करा सकता। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लग रहा है डिस्टेंस से कैसे करेगा? मतलब डिस्टेंस इंजीनियरिंग नहीं होती, इंजीनियरिंग रेगुलर ही होती है। जो नहीं जाएगा तो कॉलेज उसके ना अपने लेवल पे, लेकिन उसका जो कोर्स है वो मतलब रेगुलर है, डिस्टेंस का नहीं होता। नहीं जाएगा तो कॉलेज अपने लेवल पे उसके अटेंडेंस पूरी कर देता है। तो ये बीटेक करने के बाद क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है बच्चों की? हाँ, बीटेक करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। जो जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और ब्रांच में भी गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा चांस होते हैं। अभी हरियाणा सरकार की जो वैकेंसी हमने मतलब देखी थी, उसके अंदर 800 बच्चे मतलब इंजीनियरिंग वालों की रिक्वायरमेंट है, केवल सिविल की। हाँ, और जो बाकी मान लो जैसे इलेक्ट्रॉनिक से लेते हैं या और कोई टेक्निक से लेते हैं, उनका हर फील्ड में है ना, मतलब कई सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट जॉब है। ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब है। जो बच्चा बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर लेता है, स्कूल में टीचर लग जाता है, पीजीटी लेक्चरर के लिए। आप जिसने बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखी है ना, तो उसके लिए तो जिससे कि आप बीए कराए 3 साल लगे, बीएससी कराई 3 साल लग गए, उसके बाद अगर आपने बीटेक कराई 4 साल लग गए। लेकिन वो जो बीए कराने के बाद आपने एमए करानी पड़ेगी, एमए के बाद बीएड करानी पड़ेगी। 3 साल बीए में, 2 साल एमए में, 5 फिर आपने बीएड, 7 साल लगे। अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखी है ना, तो उसको कोई बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो सीधा स्टेट का एग्जाम दे और उसके बाद जो पीजीटी वगैरह टीजीटी वगैरह वैकेंसी आती है पीजीटी की, उसके अंदर वो अप्लाई कर सकता है। तो मतलब 4 साल में हो सकती है। और भी इंजीनियरिंग के आज से पहले जो हरियाणा सरकार के अंदर जिससे कि पहले वैकेंसी निकलती थी, ये पुलिस की जो वैकेंसी निकली थी एसआई वगैरह की, उसमें अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस से था तो सरकार उसको 4 नंबर एक्स्ट्रा देती थी।
हैं। तो मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। अच्छा एक चीज और, जो बच्चे जिन्होंने जैसा कि BA कर रखे, BSc कर रखे, BCom कर रखे, BBA कर रखे, जो गवर्नमेंट जॉब जो ग्रेजुएशन पे नहीं करते, बीटेक वाला उन सब में तो जा ही सकता है। जितना भी जो BA BSc वाले जहाँ जा सकते हैं, बीटेक वाला वहाँ सब जगह जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जैसे मान लो बीटेक में जैसे एडमिशन लेना है किसी बच्चे को, तो उसमें क्या एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है या वैसे भी हो सकता है? क्या होता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका नाम है JEE मेन। वो JEE मेन के टेस्ट देने से बच्चे को अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। अगर हम हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजों की भी बात करेंगे ना, तो उसके लिए भी बच्चे को JEE मेन का टेस्ट दिया होना चाहिए। JEE मेन के अंदर रैंक होनी चाहिए। रैंक के बेस के ऊपर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बेस के ऊपर है ना कॉलेज अलॉट होते हैं। लेकिन कई प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके अंदर मतलब क्या हरियाणा सरकार में जैसे कि कई कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं, तो सरकार ने क्या रखी है कि जिन बच्चों ने +2 अगर नॉन मेडिकल से कर रखी है, जिनके 45% नंबर हैं, वो बच्चा भी कर सकता है। अगर टेस्ट नहीं भी दे रखा है JEE मेन का, तो भी उसका एडमिशन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो सकता है। लेकिन प्रियोरिटी जो दी जाएगी वो दी जाएगी रैंक वाले स्टूडेंट को। तो इसमें क्या कास्ट कैटेगरी का भी फर्क होता है? हाँ, कास्ट कैटेगरी का फर्क होता है। इसके अंदर क्या होता है भाई, जिससे कि रैंक का जो बेस के ऊपर जो कॉलेज अलॉट होते हैं हर कैटेगरी के, जिससे कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है उसके अंदर 100 सीटें होते हैं। 100 में से जैसे कि हरियाणा के अंदर तो क्या कर रखा है 75% सीटें है ना, मतलब तो उसको मतलब काउंसलिंग बेस पे भरी जाती है। 25% सीटें मैनेजमेंट कोटे की होती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है 50% जो 75% जो है उनका 50% तो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है, 27% OBC के लिए रिजर्व है और 15% SC/ST के लिए रिजर्व है। और इसी तरीके से जो 50 था ना, 50 में 10% सीटें, 50 तो है, उसके अलावा 10% सीटें EWS के लिए अलग से हैं। और इन सीटों के अलावा 5% कोटा ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे गरीब हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, वो बच्चा भी इसमें ले सकता है। उनकी सीटें अलग से होती हैं। जैसे कि किसी कॉलेज में मान लो कि 60 सीट है इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस की, 60 सीटों में से क्या किया, 60 में से 75% सीटें आएंगी काउंसलिंग से, 25% मैनेजमेंट सीटें भर ली, तो 60 का 25 75% होगा 45 सीटें। 45 तो काउंसलिंग से आ गई। 15 सीटें कॉलेज ने अपने लेवल पर भर ली, 60 सीटें। जो EWS जो गरीब बच्चे होते हैं जिनका EWS सर्टिफिकेट है, उनके लिए 10% अलग से सीटें रिजर्व करी गई हैं। तो 60 में से 6 सीटें वो होगी। फिर जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं और जो फीस नहीं भर सकते, जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब जो काउंसलिंग से आ जाते हैं या फिर कॉलेज अपने लेवल पे भी काउंसलिंग करा देता है, 5% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं। अगर कोई गरीब बच्चा है, जनरल कैटेगरी का है, फीस नहीं भर सकता हो, तो उसके लिए भी सीटें रिजर्व होती हैं, 5% सीटें होती हैं। तो इसमें क्या कोई JEE मेन का टेस्ट बता रहे हो आप, वो बिना दिए भी एडमिशन हो सकता है क्या? हाँ, इंजीनियरिंग के अंदर है ना, अगर किसी ने JEE मेन का एग्जाम नहीं दिया, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, पहले जो प्रियोरिटी मिलेगी वो तो मिलेगी JEE मेन में स्कोर के बेस पे। जिसकी अच्छी रैंक है उसको पहले मिल जाएगा। उसके बाद जो खाली सीटें बचेंगी ना, उन ऊपर जिन्होंने JEE मेन नहीं दे रखा उसका भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन ये हर एक स्टेट का अपना अपना रूल है। अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में उसका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। अगर अपने NCR के जो कॉलेज हैं उनके अंदर उसका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। अपने ये हरियाणा और NCR में कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं जहाँ पर अपना BTech इंजीनियरिंग ये कर सकते हैं बच्चे? देखो, हरियाणा की अगर बात करी जाए ना, बेस्ट कॉलेज हर एक आदमी का अपना क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो सबसे पहला कॉलेज मानता हूँ, मैं मानता हूँ हरियाणा में सबसे नंबर 1 में देता हूँ YMCA को, जिसका आजकल नाम चेंज होकर JC बोस होगा। दूसरे पे मैं देता हूँ D क्रस्ट मुरथल को। तीसरे पे मैं देता हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस को। चौथे पे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कैंपस को। उसके बाद MDU को। उसके बाद है 1-2 कॉलेज और भी, लेकिन है ना बाकी की फिर सब कॉलेज एक से सही है। और NCR में सर अगर दिल्ली की बात करी जाए ना, क्या होता है दिल्ली के अंदर जिससे कि जो एडमिशन होता है ना, या तो वो होगा JAC के थ्रू, जिसके अंदर है ना IIT इंजीनियरिंग के जो सबसे टॉप कॉलेज होते हैं वो होता है IIT कॉलेज। IIT के बाद आते हैं NIT कॉलेज, उसके बाद आते हैं IIIT कॉलेज जो और उसके बाद जिससे कि दिल्ली की अगर बात करी जाए तो दिल्ली में DTU है, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, NSIT है, IIIT, इनका एक अलग से टेस्ट होता है, अलग से इनकी रैंक बनती है। तो JEE मेन का स्कोर होता है, उसी बेस पे एडमिशन होता है उसका। दूसरा होता है दिल्ली के अंदर है ना, दिल्ली के अंदर 2 यूनिवर्सिटियाँ, एक तो है DU, एक है IPU। DU कराती है ट्रेडिशनल कोर्स BA BSc BCom, और IPU कराती है प्रोफेशनल कोर्स जैसे BTech, BBA, BCA है और LLB। ये जो कोर्स कराती है ये कराती है IPU, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। IPU के जो बढ़िया कॉलेज हैं,
वो सबसे नंबर 1 में देता हूँ यूएसआईटी को, जो यूनिवर्सिटी कैंपस है द्वारका वाला, उसको। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं देखता हूँ इसको महाराजा अग्रसेन को। तीसरा मैं देता हूँ इसको क्या बोलते हैं, ये अपना महाराजा सूरजमल को। चौथे नंबर पर मैं मानता हूँ भारतीय विद्यापीठ को। 5वें नंबर पर मैं मानता हूँ मैं जीटीबी को, गुरु तेग बहादुर को। उसके बाद फिर ये भगवान परशुराम हो गए, और भी कई कॉलेज हैं दिल्ली में। तो क्या आप बच्चों का आईपी यूनिवर्सिटी जो बता रहे हो आप, उसमें एडमिशन करा सकते हो? हाँ, मैं आईपी के, मेरे पास कई ऐसे कॉलेज हैं जिनके अंदर बच्चे की अगर लो रैंक भी है तो भी उसका एडमिशन हो जाता है, मैं उसका एडमिशन करा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। उसका क्या आप डोनेशन लगता है या कोई चार्ज लगता है, कैसे क्या होता है? देखो, जो आपने आप बताई आईपीयू के अंदर हमारा, पहली बात तो हम एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, हमारा किसी चीज का कोई चार्जेज नहीं है। अगर बच्चा हमारे पास आता है तो हमारी सारी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आईपी का वो कोई कॉलेज लेना चाहता है, हम डोनेशन का काम नहीं करते। बिना डोनेशन के हम बच्चे को, जिस मान लो किसी बच्चे की ज्यादा रैंक है और इंजीनियरिंग करना चाहता है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना चाहता है, तो मेरे पास कई ऐसे कॉलेज हैं जिनके अंदर उसका एडमिशन हो जाएगा। और दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना है ना, तो उसके अंदर एक चीज और होती है, जिससे कि अभी जो आईपीयू के फॉर्म निकलेंगे ना, आईपीयू के जो फॉर्म निकल रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, पहले जो 3-4 राउंड होते हैं ना, उसके अंदर 100 सीटें हैं। 100 में से दिल्ली में सबसे पहली चीज तो आप ये समझो, दिल्ली की मान लो कि 100 सीटें हैं, 100 में से 90 सीटें तो होती हैं उसकी काउंसलिंग की। 10% कोटा होता है दिल्ली के कॉलेजों के अंदर मैनेजमेंट का। जो 90 सीटें हैं ना, 90 सीटों के अंदर जो पहली 90 को आप 100 मान के चलो, उसके अंदर 85% कोटा होता है, वो होता है दिल्ली के कॉलेजों के लिए, और 15% जो कोटा होता है वो होता है आउट ऑफ दिल्ली के लिए। पहले 4 काउंसलिंगों के अंदर है ना, जो हरियाणा का बच्चा है या बाहर का बच्चा है उसका एडमिशन नहीं हो पाता। लेकिन जैसे वो स्पोर्ट राउंड में जाएगा तो सारी सीटें कॉमन हो जाती हैं, हरियाणा वाले के लिए भी खुल जाते हैं, तो हरियाणा वाले बच्चे का भी दिल्ली में एडमिशन हो जाता है। और फिर भी अगर हम जो एडमिशन कराएंगे, हमारा कोई डोनेशन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं, टोटली हमारी सर्विस फ्री है। हमारा ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसमें पब्लिक की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, हम किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लेते। तो सर एक बार आप अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आपसे लोग संपर्क कर सकते हैं, एक बार वो बताएं। कॉन्टैक्ट नंबर एक तो मेरा ये लिखा हुआ है 9354128928, दूसरा है 89373000 8930073000। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना। बाकी हमारी ये आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है सर के, वो हमारी जो डिस्प्ले है उस पे आप मोबाइल की स्क्रीन पे भी देख सकते हो, वहां पर भी कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज, जो बच्चा जिसने आईपी का टेस्ट नहीं दे रखा, आईपी का क्राइटेरिया है ना, एडमिशन का अलग है, वहाँ है ना 55% नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, हरियाणा में 45% की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसका दिल्ली में नहीं हो पाता वो हरियाणा के कॉलेजों में ले लेता है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई एडमिशन लेने की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो हम उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे, एडमिशन करा के देंगे, हमारा कोई चार्ज नहीं है, ना उसने हमें कोई पैसा देना। उसने जो भी फीस जमा करानी हो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके जमा कराए, हम उसको गाइड कर देंगे, क्योंकि गाइड करने के बाद जो उसके लिए बेस्ट होगा ना वो हम बताएंगे। तो सर इसमें क्या मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लो गवर्नमेंट कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है, तो कौन सा बेस्ट है, किसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी? देखो, एक बात है, इंजीनियरिंग में अगर जाना है ना तो गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट होते हैं। लेकिन है ना, अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, अगर एक बच्चा है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का और एक बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, अगर हम ये चाहें कि इंजीनियरिंग हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, आपकी बात जो बात आई, तो मेरा मानना ये है कि कुछ ब्रांचों में है ना, जिससे कि अगर बात करते हैं हम कंप्यूटर साइंस साइड की, तो कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे ना, तो कंप्यूटर के लिए हमें ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है ना, उनके अंदर जो सिलेबस डिजाइन है वो पुराने टाइम से सिलेबस डिजाइन है और वही सिलेबस रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि हम बात करते हैं अपने एनसीआर में SRM यूनिवर्सिटी है, सोनीपत में अच्छी यूनिवर्सिटी है, कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर क्या है, उनमें क्या होता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है ना, वो अपने सिलेबस को इंडस्ट्री के हिसाब से मोल्ड कर लेती हैं। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें दिन प्रतिदिन नई नई चीजें आती रहती हैं, तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का बच्चा थोड़ा इसलिए पिछड़ जाता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे SRM जैसी यूनिवर्सिटी है, उनसे बच्चा करके वो अच्छी जगह सेट हो जाता है। तो सर ये बीटेक मतलब जैसे जो हम कोर्स करते हैं उसमें पहले क्या देखना चाहिए कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी लाइन लेनी है, कैसे हम लाइन चॉइस करें उसमें? देखो, एक बात और है, इंजीनियरिंग अगर आप करने जा रहे हो ना, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो, तो बीटेक में सबसे पहली चीज आप ये देखो कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है।
प्लेसमेंट अच्छी कब होगी? जब उस कॉलेज की फैकल्टी अच्छी होगी। तो आप वहाँ का है ना फैकल्टी के बारे में देखो, वहाँ की लैब के बारे में देखो, कॉलेज के हैं पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जो नेक एग्रीगेशन वगैरह वो देखो। मतलब कॉलेज को आपने जब एडमिशन लेना चाह रहे हो तो सबसे पहली चीज प्लेसमेंट देखो। एक गरीब आदमी ब्याज पे पैसे लेके अपने बच्चे को पढ़ाता है, और उस आदमी ने जो अपना खून पसीने की कमाई जो लगाई है, जब 4 साल बच्चा जब करके निकलेगा और जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए प्लेसमेंट जरूरी देखनी होती है। आजकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये क्या करते हैं, दिखाने के लिए तो इनके पास प्लेसमेंट बहुत है, लेकिन वो दिखाने के लिए कागजों में है। एक्चुअल अगर ग्राउंड लेवल पे बात करी जाएगी ना तो उन कॉलेजों की कोई प्लेसमेंट नहीं होती। तो मतलब कि वे पोस्टर लगाते हैं कि भाई इतनी प्लेसमेंट हुई है, वो क्या होता है, और बस एडमिशन लेने के लिए। देखो सारे कॉलेज जो चलते हैं ना, कॉलेज को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसे कहाँ से आएंगे? जब स्टूडेंट आएंगे तो वो फीस भरेंगे। तो इसलिए वो दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल में उनकी ग्राउंड लेवल पर प्लेसमेंट होती नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक बात बताओ, जिस कॉलेज की अब जिस तक जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करी जाए, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर है, थापर यूनिवर्सिटी है, अच्छा VIT वेलोर है, SRM यूनिवर्सिटी है और भी काफी यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटियों की फीस बहुत है, जैसे UPS देहरादून है, अच्छा बेनेट यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। इनकी फीस 2-2, 2.5 लाख रुपए है, मतलब 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है। तो वे उनमें क्या होता है कि भाई जब फैकल्टी को सैलरी देने के लिए पैसे होंगे तभी तो सैलरी दी जाएगी। इनकी फीस ज्यादा है ना, तो ये प्लेसमेंट भी अच्छी कराते हैं। जिन कॉलेजों के अंदर फीस ही कम है फिर वो प्लेसमेंट कहाँ से देंगे? क्योंकि वो अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाएंगे। जब वो स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाएंगे, उनके स्टाफ को कितनी सैलरी देंगे? अब एक बात बताओ ना, आप इंजीनियरिंग के लिए गए, आपने देखा कि कॉलेज की फीस क्या है, उसने बताई तो फीस तो बहुत कम है, 40-50 हज़ार रुपये है। अब एक बात बताओ, 50 हज़ार रुपये जब है और उस कॉलेज में 60 की इंटेक है, 50 हज़ार के हिसाब से अगर आप 60 सीटें भर्ती भी हैं तो कितने का टर्नओवर हुआ है? 30 लाख का होया। 30 लाख का होया, 30 लाख के अंदर तो टीचरों को जो सैलरी देगा, कम से कम एक सब्जेक्ट के 5 से तो टीचर रखने पड़ेंगे, तो उनको क्या सैलरी देगा? जब उनके टीचरों की सैलरी 15-20 हज़ार रुपये हुई तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी प्लेसमेंट हो 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये की करा देंगे? तो देखो अच्छे कॉलेजों के अंदर है ना, उनकी फीस ज्यादा है लेकिन वो उनकी प्लेसमेंट भी। अच्छा सर, आपने इतनी जानकारी तो दी, लेकिन एक चीज और बताओ, आपको इतनी जानकारी कैसे मिली? थोड़ा अपने बारे में बताओ, और आपको ये जानकारियां कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे गए आप? सबसे पहले मैंने पॉलिटेक्निक किया। अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सबसे पहले मैंने पॉलिटेक्निक की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, उसके बाद मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, उसके बाद मैंने एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, उसके बाद मैंने दूसरी बीटेक फायर से करी, और इसके बीटेक फायर से करने के बाद फिर मैंने LLB कर रखी है, फिर उसके बाद मैंने MSc साइकोलॉजी भी कर रखी है। मेरा काम करियर काउंसलिंग का है। मेरा मकसद ये रहता है कि जो मेरा स्टूडेंट है ना उसको मैं अच्छे से अच्छा गाइड करूं, ताकि वो बच्चा अच्छी जगह सेट होगा ना तो कल ना वो मेरे को फायदा देगा और वो जो उसके परिवार को तो देगा ही देगा। और मैं इस चीज़ों से निकला हुआ हूँ, इंजीनियरिंग की फील्डों से। जो मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से करी तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कंप्यूटर का मिलता जुलता होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल का मिलता जुलता होता है। जब कंप्यूटर का मिलता जुलता होता है IT कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग सेम सी ब्रांच होते हैं, कुछ एक सब्जेक्टों को चेंज होता है। ऐसे ही जो दूसरी बीटेक मैंने फायर से करी, फायर में करते हैं, तो मैं इन चीज़ों से निकला हुआ हूँ, तो मेरे को पता होता है कि कौन से कोर्स में क्या है। तो और जब मैं इन चीज़ों से निकला हूँ तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कौन सा कोर्स कहाँ से करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कई बार कि जो बीटेक है ना, बीटेक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं सर, और हमारी यूनिवर्सिटी है ना AICTE से अप्रूव्ड नहीं है, क्या वो बीटेक वैलिड है? क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए है ना, बीटेक के लिए AICTE बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लेकिन जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल कह रहा हूँ, कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज है उनको AICTE की अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी को AICTE की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। लेकिन यूनिवर्सिटी चाहे तो अपने कोर्स को, जैसे इंजीनियरिंग कोर्स को AICTE से अप्रूव करा सकती है, लेकिन उसको इतनी जरूरत नहीं होती। ये बहुत बहुत बढ़िया बात है। अगर फिर भी इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कि मेरी रैंक कितनी है सर, इस रैंक के बेस के ऊपर कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो इसके लिए है ना, अगर बच्चा मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहे तो वो हमारे पास आ सकता है, वो स्टाफ से मिल लेगा, उनसे बात कर लेगा है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपने दे दिया 9354128928 वाला। बिल्कुल, वो तो आपके इनकी स्क्रीन पे चल रहा है, और क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, वो आपकी कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे जिनको जैसी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि भाई उसमें सारी डिटेल बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको अगर कोई और भी जानकारी लेनी है आप कांटेक्ट करें। संजीव सांगवान जी नाम है इनका,
और आप बात कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वारी है आप बात करें। धन्यवाद। यहाँ ऑफिस से भी आ सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है बहादुरगढ़ में जज्जर मोड़ को पड़े, मेट्रो पिलर नंबर 848 के पास।